मैम अपना शुभ नाम बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान। हमारी पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है और यहाँ पे आकर के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मेरा पूरा कार्यकाल ग्वालियर में सिविल डिस्पेंसरी हेम सिंह की परेड में रहा, जहाँ मैं इंचार्ज के रूप में थी। मेरी ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट दोनों एक ही प्लेस से है। यूँ कहें कि वो एरिया लोगों ने कहा था ऐसा कि एक महिला चिकित्सक के लिए नहीं है, पर मैंने उस एरिया को बहुत एंजॉय किया, बहुत लोगों को मदद की और उस एरिया ने हमें नाम और ख्याति सारी चीजें दी। तो मैं संतुष्ट रही अपनी नौकरी से। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ महिला दिवस के बारे में चर्चा करने के लिए। जी, जो 8 मार्च का महिला दिवस आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगी महिलाओं को? सर, 8 मार्च के पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन, जो हमारे हिंदुस्तान में मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी को इसलिए मनाते हैं कि हमारी नाइटिंगेल मैडम सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है, जो 1879 में जन्म हुआ था उनका। वो सशक्त महिला थी, चाहे वो आप सेनानी हो, कवित्री हो, कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से भी उन्हें जानते हैं। तो वो हम मनाते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं और महिलाओं को उत्थान, मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें सम्मान देकर के आगे बढ़ाना, ये करते हैं। 8 मार्च की बात आई तो 8 मार्च को हम बनाते हैं पूरे विश्व में महिला दिवस। अब इस साल का हमारा थीम है कि इक्वलिटी, हमें लिंग भेद नहीं रखना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें गले लगाना है हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, राजनीति का हो या कहीं कार्य क्षेत्र में हो। क्योंकि महिलाएं, जिन्हें मैं मानती हूँ कि घर की धुरी है, अगर महिलाएं इन चारों फील्ड में अच्छी रहीं तो परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा और बहुत सही कहूंगी कि तब हमारा देश भी बहुत सशक्त बनेगा अगर हमारी महिला सशक्त है तो। क्योंकि बराबरी का दर्जा अगर दिया गया है, धर्म की बात ले लें, संस्कृति की बात ले लें, तो वो बराबरी में रहेंगी। जहाँ कुछ हद तक हम थोड़े से पीछे छूट रहे हैं तो उसमें इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिसे दुर्व्यवहार कहें या बराबर का दर्जा नहीं दे रहे, उसे हटा करके एक बराबर का दर्जा लेकर के उन्हें हम आगे लाने में मदद चाहेंगे अपने समाज से, और वो मिल रही है काफी हद तक। मैडम, जो आजकल जो बच्चेदानी का कैंसर है महिलाओं में आम हो गया है, तो इसको लेके किस तरह से आप सचेत करना चाहेंगी महिलाओं को? सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अब तो पहले नंबर पे आ गया है, जिसमें करीबन 1 लाख महिलाओं को ग्रसित होता है, ये ग्रसित करता है और ये पता चलता है, जिसमें से 70,000 की तो डेथ हो जाती है। इसमें कुछ हद तक हम महिलाएं ही इसकी कसूरवार हैं, क्योंकि हमें कोई परेशानियां होती है तो हम पहले तो उसको छुपा लेते हैं, जबकि बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब हम जागरूक होंगे तो हम उसे छुपाएंगे नहीं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो पूरे दुनिया में जितना ये महिला बच्चेदानी का मुंह का कैंसर हो रहा है, उसका 25% हमारे हिंदुस्तान में। तब आप ही सोचें कि हम कहाँ पर हैं। तो जब हम जागरूक होंगे तभी खुद दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। तो इसमें हमारी ड्यूटी ये बनती है, एक चिकित्सक के नाते या एक महिला के नाते सोच लें, क्योंकि बेसिकली तो हम महिला हैं, तो हमें महिलाओं के लिए सोचना पहला बनता है। उन्हें ये जागरूक करें कि अगर कोई सफेद पानी आ रहा है या महीने में, जो नॉर्मल मानते हैं पहले तो महीना आने के पहले, महीने के ठीक बीच में या महीना बंद होने के बाद, उसमें कोई खुजली नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होता। अगर ये सफेद पानी पूरे महीने तक आता है, ईचिंग होती है, स्मेल आती है, कमर में दर्द होता है, लेटरिन बाथरूम में परेशानी होती है, पिंडलियों में खिंचाव होता है, महीना बार बार आता है, पुरुष के साथ संभोग के बाद ब्लीडिंग होती है, तो ये चीजें हैं, ईश्वर हमें अलार्म देता है कि अब तुम्हें जरूर जाना है और दिखाना है। कायदे से तो महिलाओं को 21 साल की उम्र के बाद ही थोड़े अलर्ट हो जाएं और एक पेप स्मीयर की जांच करा लें। अगर उसमें कोई परेशानी नहीं आती तो फिर वो 2 साल 3 साल जैसे डॉक्टरी सलाह हो उस हिसाब से करें। अगर कोई परेशानी आ रही है, जरा सा भी शुबह हो रहा है, शक हो रहा है, तो 6 महीने में ही रिपीट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना इलाज कराएं। अभी एक वैक्सीन भी आ गया है जिससे हम काफी चीजों से बच सकते हैं, जैसे गले का कैंसर हुआ, सिर का हुआ, फिर हमारे आंतों का हुआ और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हुआ, HPV वैक्सीन।
पहले तो ये हिंदुस्तान में बाहर से आता था, अब हमारे यहाँ बनने लगा है। क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है और हमारा जो साधारण टीकाकरण का कार्ड है और शेड्यूल है, उसमें इसकी एंट्री नहीं है। तो हम महिलाओं को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जो हम दूसरी चीज़ों पे खर्च करते हैं, चूँकि ये थोड़ा महँगा है, तो वो खर्च ना करके अपनी बिटिया और बेटे का नाम ज़रूर लूँगी मैं, क्योंकि बच्चेदानी का मुँह का कैंसर बोलने से लोग सोचते हैं कि सिर्फ गर्ल्स को ही चाहिए या महिलाओं को ही चाहिए। नहीं, ये दोनों को चाहिए। और अगर 9 साल से 15 साल के बीच में वो लगा लेंगे, तो उन्हें सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जिस दिन पहला लगता है, या तो पहला मान लो या 0 डोज़, उसके 2 महीने बाद दूसरा डोज़ लगता है, तो 2 ही लगाने पड़ेंगे। अगर 15 साल के बाद लगाते हैं, तो 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जो तीसरा लगेगा वो 6 महीने पे। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, एक फिजिकल रिलेशन के पहले लगवा लें। अगर वो शादी 18 साल में हो रही है, 20 साल में हो रही है, 26 में हो रही है, 28 में, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये एचपीवी वायरस से होता है, तो वो वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। जब हम जाँच करते हैं तो 16 और 18 जो स्ट्रेन होता है, बहुत पाया जाता है। तो ये इन्फेक्शन एक बार कभी न कभी तो होता है, लेकिन इन्फेक्शन होने के कई सालों के बाद ये चीज़ होता है, अगर हम अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। तो पर्सनल हाइजीन इज़ द बेस्ट थिंग, अलर्टनेस इज़ द बेस्ट थिंग। पर्सनल हाइजीन में आपके अंडरगारमेंट कॉटन होने चाहिए, पैड्स आपको यूज़ करना चाहिए, 5-6 घंटे में उसको डिस्चार्ज फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड करके। इधर-उधर ना फेंकें, उसका भी एक मेथड होता है, उसको ध्यान रखें। दूसरा, अपनी बेटियों को भी हम बताएँ कि हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रिकॉशन लेना है और किस तरह से अपने को सुरक्षित में रखना है। या जो महिलाएं ऐसा करती हैं, जैसे मालाडी का तो सभी ने नाम सुना होगा, वो 2 बच्चों में फ़र्क के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें दूसरे साधन इस्तेमाल नहीं करना पड़े, वर्षों लेते जाते हैं। 5 साल ले लिया, 10 साल ले लिया। तो जो प्रकृति बना रही है और आप ऊपर से जोड़ेंगे, दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो उसकी कुछ न कुछ परेशानी और खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे किसी को हो जाता है महिला को, तो क्या इसके बचाव क्या है और इलाज क्या है? इलाज तो सर फिर वहीं पे आ जाऊँगी मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था, कि पैप स्मीयर की जाँच फ्रीक्वेंटली कराएँ डॉक्टर से सलाह लेकर के। जैसे ईयरली हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, कि लिवर फंक्शन टेस्ट करा लिया, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिया, एक्स-रे करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, वैसे ईयरली ये भी कराएँ। और ईयरली पैप स्मीयर करा करके उसमें अगर कोई परेशानी आती है, तो उसके हिसाब से इलाज करें, क्योंकि जितनी देर होगी, उतना ये ज़्यादा फैलेगा, बच्चेदानी के मुँह से यूट्रस में जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, ब्लड में जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि 3rd और 4th स्टेज में महिलाएँ आती हैं, जब उनके झेलने से बहुत बाहर हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत होने लगती है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तब आती हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट की भी इसमें सलाह ली जाती है? बिल्कुल, पहले तो वो गायनिक्स वाले डॉक्टर को दिखाएँ, उसके बाद दिखाने के बाद जो कैंसर के खास डॉक्टर होते हैं, हम गायनिक्स वाले उनको चेक करके, उनकी स्टेजिंग करके, सब करके फिर उनके पास भेजते हैं, क्योंकि इसका इलाज भी डिफरेंट तरह से होता है। कई बार जब स्टार्टिंग में पता चलता है, तो कम इलाज कराना पड़ता है, सिर्फ ड्रग्स से, रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। बाद में होता है तो कई बार ऑपरेशन करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी होती है। तो वो जज करता है ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के जो विशेष चिकित्सक होते हैं वो करते हैं। और एक विशेष शाखा बनी हुई है, जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है।